नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने 19 मार्च के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन था ये, 4 विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें से था महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या ओडिशा ने। सही विकल्प हो जाएगा गुजरात ने। ठीक है, गुजरात ने जो कि अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया और ये भारत का जो कि पहला माइक्रोवर्ल्ड आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर जो कि नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, जो कि 2025 का एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड यशवंत गुप्ता को दिया गया इसके लिए। वहीं इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जो कि एम्स दिल्ली के साथ समझौता भी किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त कर चुका है। 4 विकल्प दिए इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। भारत जो कि अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बना है, जिसमें आगे की बात करें तो पहले पे है चीन और दूसरे पे अमेरिका। भारत में अब जो कि 1000 किमी से ज़्यादा मेट्रो नेटवर्क है और रोज 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, जिनमें से पहला, संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। दूसरा है कि वर्ष 2026 के लिए यह पुरस्कार प्रसिद्ध वीणा वादक जयंती कुमारेश को दिया जाएगा। तीसरा है कि यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। तो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, तीनों कथन सही है। बात करें संगीत कथन निधि की, जो कि संगीत कला निधि की, तो यह कर्नाटक जो कि दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसे अक्सर जो कि संगीत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और इसे कौन देता है बात करें तो यह पुरस्कार जो कि द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखेंगे कि यह संगीत नाट्य अकादमी नहीं देती इसे। वहीं यह कैसे मिलता है तो यह हर साल जो कि उस कलाकार को दिया जाता है जिसने संगीत के क्षेत्र में लंबे समय तक योगदान दिया हो और कर्नाटक संगीत को जो कि आगे बढ़ाया हो। अगला प्रश्न है कि सिटी यूनियन बैंक, शॉर्ट में सीयूबी बोलते हैं, ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो 4 विकल्प है, रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या को, रविंद्र जडेजा को या केएल राहुल को। तो सिटी यूनियन ने अभी हाल ही में रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और यह समझौता जो कि 2 साल के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बैंक की ब्रांड पहचान बढ़ाना और अधिक ग्राहकों को जोड़ना। यह नियुक्ति कब की गई तो ये 16 मार्च 2026 से लागू हुई है। ऐसे ही कुछ और लोगों को जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जैसे मेबेलिन जो कि न्यूयॉर्क ने शियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। वहीं महेंद्र सिंह धोनी बजाज फिनसर्व के 2026 के ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं। वहीं तीसरे न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जो कि जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। वहीं पारादीप फास्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला जो कि मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की सहायता से 240 फुट लंबा वेली पुल किस देश में बनाया गया और उद्घाटित किया गया। 4 विकल्प है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या मालदीव में। तो सही विकल्प हो जाएगा श्रीलंका, क्योंकि हाल ही में भारत की मदद से श्रीलंका में 240 फुट लंबा वेली पुल बनाया गया है और यह पुल जो कि चिलाव थोडुवाड़ा मार्ग पर बनाया गया, जो यह मार्ग दितवाह चक्रवात से क्षतिग्रस्त हो गया था, वही है। अब पुल का निर्माण जो कि भारतीय सेना की इंजीनियर टीम ने किया। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2026-2027 में घोषित नारियल संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 विकल्प दिए इसमें, नारियल निर्यात को बढ़ाना, नए सिंचाई परियोजनाएं शुरू करना,
पुराने पेड़ों की जगह नए पौधे लगाकर उत्पादन बढ़ाना या नारियल आयात को बढ़ावा देना। तो केंद्रीय बजट 2026-2027 में घोषित इस नारियल संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य था कि पुराने पेड़ों की जगह नए पौधे लगाकर उत्पादन बढ़ाना। वहीं इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इनकी जगह नई बेहतर किस्म के पौधे लगाना, और इससे क्या है कि उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता में सुधार होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। और वहीं भारत पहले से ही दुनिया का जो कि सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने FMD टीकाकरण अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया? 4 विकल्प दिए इसमें। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए, पशुधन में संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए या वन संरक्षण के लिए। तो हाल ही की बात है, गुजरात सरकार ने FMD टीकाकरण अभियान इस पशुधन में संक्रामक बीमारियों को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया है। FMD मतलब फूड एंड माउथ डिजीज, इसका फुल नेम होता है। FMD की बात करें तो FMD जो कि एक तेजी से फैलने वाली वायरल बीमारी है जो गाय, भैंस, भेड़ इन जैसे पशुओं को प्रभावित करती है। इस बीमारी से पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। और यह अभियान जो कि NADCP मतलब राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। इसका पशुओं की पहचान और निगरानी के लिए INFPH पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। बात करें NADCP की मतलब राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की, तो यह भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य है कि पशुओं में होने वाली खतरनाक बीमारियों को खत्म करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि फूड एंड माउथ डिजीज को नियंत्रित समाप्त करना, ब्रुसेलोसिस को रोकना, पशुधन की स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ाना। कैसे काम करता है ये? तो ये बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जाता है। इसमें पशुओं की पहचान के लिए ईयर टैगिंग की जाती है और डेटा को INFPH पोर्टल पर रिकॉर्ड किया जाता है। अब बात करें कि INFPH पोर्टल क्या होता है, तो ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, ये इसका फुल नेम है। यह एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसका उपयोग पशुओं की जानकारी और स्वास्थ्य रिकॉर्ड करने के लिए रखा जाता है। बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, कैसे कार्य करता है, तो ये हर पशु को एक यूनिक नंबर मतलब ईयर टैग दिया जाता है जिसमें, और उस पशु की पूरी जानकारी रिकॉर्ड होती है, टीकाकरण, बीमारी, दूध उत्पादन, प्रजनन, इन सभी की, जिससे क्या है कि बीमारी पर नजर रखने में मदद मिलेगी, सही समय पर टीकाकरण होगा और किसानों को बेहतर पशुपाल देखभाल होगी उनकी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें। श्रीनगर, शिमला, देहरादून या लेह में। सही विकल्प हो जाएगा इसमें श्रीनगर। हाल ही में जो कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो कि श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर में किया गया है। यह गार्डन जो कि डल झील के किनारे जबरनवार पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यहाँ 70 से अधिक किस्मों के 18 लाख मतलब 1.8 मिलियन ट्यूलिप फूल खिले हैं, जिसमें यह 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और यूरोप के बाहर जो कि सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन माना जाता है ये। अगला प्रश्न है कि उगादी त्योहार मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में मनाया जाता है? 4 विकल्प है, पंजाब और हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, बिहार और झारखंड या गुजरात और महाराष्ट्र में। तो उगादी त्यौहार की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तीनों जगह मनाया जाता है। उगादी जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। खासकर ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। ये चैत माह की शुरुआत को दर्शाता है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार अगर देखें तो इनकी खास बातें हैं कि नए साल की शुरुआत का प्रतीक, शुभ तेल स्नान और नए कपड़े, वही उगादी पचड़ी मतलब मीठा प्लस कड़वा और खट्टा, ये जीवन के बराबर जीवन के अनुभव को दिखाते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत लघु जल विद्युत मतलब स्मॉल हाइड्रो पावर मतलब शॉर्ट में इसे SHP योजना बोलते हैं के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है? तो 4 विकल्प है, 1500 करोड़, 2584 करोड़, 3000 करोड़ या 5000 करोड़। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से 2584 करोड़। केंद्र सरकार ने जो कि लघु जल विद्युत योजना के लिए लगभग 2584 करोड़ की मंजूरी दी है। यह योजना जो कि 2026 से 2027 से लेकर 2030 और 31 तक लागू होगी।
इसका लक्ष्य है कि लगभग 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाना। आखिर बात आती है कि ये योजना लाई क्यों गई। तो बिजली बढ़ाने के लिए, खासकर पहाड़ी इलाकों में, वही प्रदूषण कम करने के लिए, मतलब इससे क्या है कि यह क्लीन एनर्जी है, वही दूर दराज क्षेत्रों का विकास करने के लिए मेन इस उद्देश्य से इसे लाया गया है। इसकी बात करें इसके मुख्य फायदे की लाने के, तो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, पहाड़ी और दूर दराज क्षेत्रों का विकास करना, रोजगार के अवसर देना। अगला प्रश्न है कि फ्लोटिंग LIDAR मतलब लिडार बुआ सिस्टम का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। 4 विकल्प है। समुद्र की गहराई मापने के लिए, हवा की गति और दिशा मापने के लिए, समुद्री जीवों की गणना के लिए, या पानी का तापमान मापने के लिए। तो सही विकल्प हो जाएगा हवा की गति और दिशा मापने के लिए। फ्लोटिंग लीडर मतलब वह सिस्टम जो कि एक समुद्र में तैरने वाला उपकरण है जो हवा की गति और दिशा को मापता है। यह लेजर का उपयोग करता है, जो कि लेजर किरणें हवा में भेजते हैं और वापस आने वाले सिग्नल से डेटा निकालता है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किस कृति को सम्मानित किया गया। 4 विकल्प है। क्रिम्सन स्प्रिंग को, वी सेफ्टी किट को, जीते जी इलाहाबाद को, या अनिमेशा को। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs, करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों देख सकते हैं वहाँ से। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लें युक्ति IAS ऐप, और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।